हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज आपके अपने YouTube चैनल जेएमएस ट्यूशन सेंटर में। मैं पंडित रमेश कुमार आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ 10वीं कक्षा का इतिहास विषय का एक पाठ, जिस पाठ का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। बहुत ही अच्छा पाठ है। इस पाठ से हम कुछ महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं। इस वीडियो को खूब अच्छा से देखना है और एक एक प्रश्न को याद कर लेना है, क्योंकि इसी पाठ से हर साल बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को हम ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं 10वीं कक्षा का एक पाठ, जिस पाठ का नाम है जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही VVI है। इसको यदि आप एक बार देख लेते हैं तो आपको लाइन बाय लाइन इस पाठ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद हो जाएगा और आप क्या करेंगे तो बोर्ड परीक्षा में आराम से इसमें से जो प्रश्न आएगा उसको आप लिख सकते हैं। वीडियो को ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं इस हिस्ट्री का एक चैप्टर का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए देखते हैं कि इसका 1 नंबर क्या है। चलिए, एक नंबर प्रश्न है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध। 1 नंबर प्रश्न क्या है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सा देश था। प्रश्न क्या है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था। तो 1 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर हम बता देते हैं, सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, एक का सी नंबर ऑस्ट्रेलिया। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था, तो हो जाएगा आपका सी नंबर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। दोनों प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। दोनों प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो हो जाएगा आपका सी नंबर 2 का सी नंबर लेनिन। क्या हो जाएगा? सी नंबर लेनिन। ठीक है, इसी बार में आगे देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था। प्रश्न क्या है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से कौन थे जिनका संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, मतलब इनमें से देश नहीं, इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति है जिनका संबंध इटली के एकीकरण से नहीं है। तो हम बता देते हैं आपको, ये 3 नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर बिस्मार्क। ए नंबर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। ए नंबर 3 का ए हो जाएगा। ठीक है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, तो हो जाएगा ए नंबर बिस्मार्क। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। प्रश्न क्या है 4 नंबर कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, तो हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। कैसा शासन होगा? 4 का बी नंबर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। बी नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, चलिए समझ पा रहे हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी, तो 5 नंबर प्रश्न इसका बी नंबर हो जाएगा 1864। क्या हो जाएगा? बी नंबर 1864 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 5 का बी नंबर। 6 नंबर प्रश्न है काउंट काबुल को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। प्रश्न 6 नंबर क्या है कि काउंट काबुल को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो 6 नंबर प्रश्न उसका हो जाएगा डी नंबर प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? डी नंबर प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए काउंट काबुल को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर, काउंट काबुल को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर प्रधानमंत्री। चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। 7 नंबर प्रश्न क्या है कि वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। इस 7 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आपका हो जाएगा ए नंबर 1815 में। ठीक है, 7 का ए नंबर 1815 ईस्वी में। चलिए 8 नंबर रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। प्रश्न 8 नंबर क्या है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो 8 नंबर प्रश्न का आपको बताया था सी नंबर बिस्मार्क ने। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क ने, सी नंबर। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। 9 नंबर प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है
कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, मतलब इनमें से कौन ऐसा युद्ध हुआ जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया, मतलब जर्मनी एक हो गया। तो हम इस 9 नंबर प्रश्न के उत्तर बताते हैं बी नंबर, सीडान का युद्ध। क्या हो जाएगा? सीडान का युद्ध, बी नंबर। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? 10 नंबर प्रश्न क्या है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? 10 नंबर में प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। इसको आपको देख करके खूब अच्छा से याद कर लेना है। समझिए कि एक भी प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव जो होता है वह छूटने वाला नहीं इतिहास के लिए। ठीक है, चलिए यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो हम आपको बताते हैं 10 नंबर प्रश्न का कि 10 नंबर यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो हो जाएगा मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी ने, सी नंबर। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलिए ठीक है, ठीक है ना? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई। चलिए देखिए, याद कर लीजिए, समझिए कि इसको बहुत मेहनत से बनाया गया, इसलिए आपको वीडियो को भगा कर नहीं देखना है, आराम से इसको खूब अच्छा से एक एक प्रश्न को देख लेना है। कहीं से अगर इस पार्ट से पूछेगा तो समझिए कि जितना है ऑब्जेक्टिव इसी में से पूछेगा, मुझे पूरा आशा और पूरा विश्वास है। चलिए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का सी नंबर, तुर्की को। किसे कहा जाता है? तुर्की को, सी नंबर। 11 का सी नंबर, यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न, जर्मन लाइन राज्य का निर्माण किसने किया था? 12 नंबर प्रश्न है, इसके पहले जो था 11 था या 12 है कि जर्मन लाइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो हम आपको बताते चलते हैं कि मतलब 12 नंबर जो प्रश्न है, 12 नंबर का उत्तर देगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। बी नंबर उत्तर हो जाएगा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो हो जाएगा आपका नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, बी नंबर। 12 का बी नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि सन 1870 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध कहां हुआ था? 13 नंबर प्रश्न क्या है कि सन 1870 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच का युद्ध जो हुआ वो कहां हुआ था? तो हम आपको बता दें 13 नंबर का ए नंबर, सेडान में। 13 का ए नंबर। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। 14 प्रश्न की गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? तो हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर गैरीबाल्टी पेशे से नाविक था। चलिए ए नंबर, 14 का ए नंबर। ठीक है, गैरीबाल्टी पेशे से नाविक था। चलिए इसके बाद में 15 प्रश्न, हंगरी की भाषा क्या थी? 15 प्रश्न की हंगरी की भाषा क्या थी? तो ये 15 नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा मैग्यार। क्या हो जाएगा? मैग्यार, ए नंबर। ठीक है, हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैग्यार भाषा थी। ये 15 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए नंबर उत्तर। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि बिस्मार्क क्या था? 16 नंबर प्रश्न क्या है कि बिस्मार्क क्या था? तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर, कूटनीतिज्ञ, ए नंबर। 16 का ए हो जाएगा कूटनीतिज्ञ। ठीक है, इसके बाद में आगे प्रश्न है, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये जो 17 नंबर प्रश्न आपका है, इस 17 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 1815 ईस्वी में। चलिए ठीक है, 17 का उत्तर हो जाएगा सी, 1815 ईस्वी में। इसके बाद में हम 18 नंबर प्रश्न दे सकते हैं। 18 मेजनी का संबंध किस संगठन से था? 18 प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ये 18 प्रश्न है। इस 18 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर, कार्बोनारी। क्या था? कार्बोनारी। ठीक है, कार्बोनारी। चलिए डी नंबर, कार्बोनारी, डी नंबर। ठीक है, चलिए एड्रियानोपुल होगा, एड्रियानोपुल की संधि किसके बीच हुई? 19 नंबर प्रश्न है कि एड्रियानोपुल की संधि किसके बीच हुई? तो ये 19 नंबर प्रश्न है, तो हो जाएगा ए नंबर। 19 का ए नंबर हो जाएगा तुर्की और रूस के बीच। किसके बीच हो जाएगा? तो तुर्की और रूस के बीच हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कौन कौन प्रश्न में थोड़ा सा जो है ना वो टाइपिंग में गलती हो गया, इसके लिए क्षमा। अनुसार प्रश्न है कि मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ? मेटरनिख लिख दिया गया,
मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ? तो ये जो 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र ईरान का राजा किसे बनाया गया? 21 नंबर प्रश्न क्या है कि स्वतंत्र यूनान का राजा किसे बनाया गया? तो ये जो 21 नंबर का प्रश्न उसका हो जाएगा बी नंबर, ओटो को। इसको ओटो को, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न के फिलिप ने अवतार गीजो को अपना प्रधानमंत्री कब बनाया? फिलिप ने अवतार गीजो को अपना प्रधानमंत्री कब बनाया? तो ये जो आपका 22 नंबर प्रश्न 22 के बी हो जाएगा उत्तर, 22 के बी मतलब 1840 ईस्वी में। ठीक है, चलिए इसके बाद हम 23 नंबर प्रश्न लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, फ्रांस में नारी को राष्ट्रवाद के प्रतीक के किस रूप में चित्रित किया गया? प्रश्न 23 नंबर क्या है कि फ्रांस में नारी को राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में, प्रतीक के किस रूप में चित्रित किया गया? तो इसका हो जाएगा मेरियन। क्या हो जाएगा? सी नंबर मेरियन। चलिए 14 प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? चाहे 24 नंबर प्रश्न भी क्या है, भी आई है प्रश्न, भी आई है, समझे कि परीक्षा में लिखा। 24 नंबर प्रश्न क्या है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है, चाहे किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये अभी जो है यूरोप में, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। 24 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? 25 नंबर प्रश्न क्या है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो हो जाएगा 25 नंबर जो प्रश्न आपको उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यूनान का। यूनान का साहित्य एवं ज्ञान जो है यूरोप वासियों के लिए क्या था? तब प्रेरणा स्रोत था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न है कि वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? प्रश्न क्या है 26 नंबर कि वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 26 नंबर जो प्रश्न है, 26 नंबर प्रश्न के उत्तर हो जाएगा डी नंबर, मेटरनिख। क्या हो जाएगा? मेटरनिख। कुस्तुस्तुनिया की संधि कब हुई? प्रश्न क्या है 27 नंबर की कुस्तुस्तुनिया की संधि कब हुई? तो ये जो आपका 27 नंबर प्रश्न, 27 के उत्तर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ये 28 नंबर प्रश्न क्या है कि हंगरी की राजधानी है। 28 नंबर प्रश्न की हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हम आपको बताते हैं कि जो ये 28 नंबर प्रश्न की हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो ये 28 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बुडापेस्ट, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट। चलिए इसके बाद 29 नंबर प्रश्न, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? 29 नंबर प्रश्न है कि गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो ये 29 नंबर प्रश्न हो जाएगा उसका सी नंबर, फ्रांस। कहाँ का? सी नंबर, फ्रांस का। ठीक है, चलिए गीजो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वो प्रश्न है कि सेडोवा का युद्ध किन के बीच हुआ? प्रश्न क्या है कि सेडोवा का युद्ध किन के बीच हुआ, मतलब किन दो देशों के बीच हुआ? तो हो जाएगा बी नंबर, ऑस्ट्रेलिया प्रसा। ठीक है, चलिए 30 के बी नंबर। ठीक है, इसके बाद हम 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? 31 नंबर प्रश्न क्या है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो हम आपको बताते हैं कि 31 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी नंबर, गैरीबाल्डी ने। किसने किया था? गैरीबाल्डी ने, सी नंबर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 32 नंबर, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? 32 नंबर प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो ये आपका 20 का हो जाएगा डी नंबर, यूनान को। 20 का क्या हो जाएगा? डी नंबर, यूनान को। चलिए 33 नंबर प्रश्न की यंग इटली की स्थापना किसने की थी? 33 नंबर प्रश्न क्या है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो ये जो प्रश्न है 33 नंबर, इसका हो जाएगा सी नंबर, मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी ने, मतलब सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, सी। चलिए ये तो था 10वीं कक्षा का एक पाठ इतिहास का, जिस पाठ का नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे
कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस वीडियो को आप एक बार खूब अच्छे से देख लेना और लाइन बाय लाइन प्रश्न के उत्तर को याद कर लेना है। चलिए मिलेंगे फिर हम एक अगले नए वीडियो में। यदि समझ लीजिए कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा इसमें कम बेसी लगे तो कमेंट कीजिएगा। उसके बाद में क्या होता है कि चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।